जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लासेस परिवार में। और आज हम फिर से करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के क्वेश्चन आंसर। और हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? हम लोग 6 नंबर तक देख लिए थे। आज हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्रियाकलाप 1.7 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि दो आयनिक यौगिक, कैसा यौगिक? आयनिक यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके नए भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पे हम कौन सा लिए हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर लिए हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या डालते हैं? सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट का विलयन बनता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट को NaCl में डाला जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है? AgCl और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, मतलब तो यह इसका क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित एवं अपचयित पदार्थों का पहचान कीजिए। तो यहाँ पर हम खुद देते हैं, नहीं यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन सब देख रहे हैं ना NCERT का। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला है कि सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बनाता है। यह है धात्विक ऑक्साइड बन रहा है। अब ध्यान से समझिएगा कि उपचयित एवं अपचयित, उपचयित एवं अपचयित। तो उपचयित, ध्यान समझिएगा कि जिस पदार्थ का उपचयन होता है वह उपचयित पदार्थ कहलाता है। जिस पदार्थ का उपचयन, तो उपचयन में क्या होता है कि डिफिनेशन क्या बताए थे कि वे जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिस पदार्थ में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो सोडियम बेचारा अकेले था, अब इसके साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन जुट गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उपचयित। तो उपचयित किसका हो रहा है? किसमें ऑक्सीजन जुट रहा है? तो सोडियम में जुड़ रहा है ना। किसमें जुट रहा है? सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो सोडियम का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। जब सोडियम का उपचयन हो रहा है तो सोडियम क्या हो गया? उपचयित पदार्थ हो गया। तो जब सोडियम उपचयित पदार्थ हो जाएगा तो हम बताए थे कि रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचय अभिक्रिया में कि जितने भी रासायनिक समीकरण है वह क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब एक का उपचयन होता है तो दूसरा का क्या होता है? अपचयन। तो यहाँ पर किसका उपचयन हो रहा है? सोडियम का। तो किसका अपचयन होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन का। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जब सोडियम उपचयित पदार्थ है तो ऑक्सीजन क्या होगा? अपचयित पदार्थ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा उपचयित पदार्थ क्या है? सोडियम, और अपचयित पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन। समझ में आया? बात अच्छी तरह समझ में आया ना? अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगर डाउट रहेगा तो बस आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से हम क्या करेंगे? आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? कॉपर ऑक्साइड। क्या है? कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है। क्या बना रहा है? कॉपर। और यहाँ पर बना रहा है जल। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही पहचानना है कि कौन इसमें उपचयित पदार्थ है और कौन अपचयित पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, तो बताइए कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है वह क्या कहलाता है? अपचयित पदार्थ। यहाँ पर देखिए दोनों का नहीं पहचानना। जब एक को पहचान लीजिएगा ना, इसमें से इन दोनों में से अगर एक पहचान लीजिएगा तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए, तो कॉपर पहले क्या था? कॉपर ऑक्साइड। अब जो कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पर क्या बच रहा है? कॉपर। मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्सीजन हट जा रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट जा रहा है। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का कमी क्या कहलाता है? अपचयित। तो यहाँ पर अपचयित कौन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड। मतलब कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है। तो जब कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो जब इसका अपचयन हो रहा है तो यह क्या कहलाएगा? अपचयित पदार्थ। तो यहाँ पर ये जो CuO जो हो गया, ये अपचयित पदार्थ हो गया। क्या हो गया? अपचयित पदार्थ हो गया। तो जब एक अपचयित होता है दूसरा क्या होता है? उपचयित। तो यहाँ पर फिर समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर समझेंगे एक क्या हो गया? उपचयित हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ होगा। यहाँ पर उपचयित पदार्थ क्या है? H2 है, और
अपचयित पदार्थ क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या है? अपचयित है। समझ में आया आप लोग को? अब अगला नंबर देखते हैं। यहाँ पे नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आगे देखिए, यहाँ पे अभ्यास प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आगे देखते हैं। यह चलिए, अब इसमें बताना क्या है कि इस जो समीकरण है, इस समीकरण में से समझ के बताना है कि कौन उपचयित या कौन अपचयित हो रहा है, मतलब असत्य इसमें कौन है, ठीक है, और सत्य कौन है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम समझेंगे और उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। तो देखिए, तो PbO है, क्या है? PbO है। अब यहाँ पर क्या बचा? Pb, मतलब PbO से ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर लिखते हैं अपचयन। ठीक है, जब इसका अपचयन हो रहा है तो यही अपचयित पदार्थ भी कहलाएगा। ठीक है, जिसका अपचयन होता है ना, वही क्या कहलाता है? अपचयित पदार्थ। तो जाहिर सी बात है कि जब ये अपचयन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है? इसका उपचयन हो रहा है, तो इसका उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यह जब इसका उपचयन हो रहा है तो यही क्या कहलाएगा? उपचयित पदार्थ भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपचयित पदार्थ। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, इसको क्या बोलते हैं? सीसा। इसको क्या बोलते हैं? पीबी को क्या बोलते हैं? सीसा बोलते हैं। ठीक है, पीबी को क्या बोलते हैं? सीसा। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या है कि सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा क्या हो रहा है? अपचयित। तो देखिए यहाँ पे सीसा, तो ये क्या है? सीसा है? नहीं, ये सीसा नहीं है, यह लेड ऑक्साइड है, मतलब सीसा के ऑक्साइड है। तो यह सीसा नहीं है, ये क्या है? लेड ऑक्साइड। तो सीसा अपचयित हो रहा है? तो नहीं, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, कौन सा अपचयित हो रहा है? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड जो है ना, अपचयित हो रहा है। अब यहाँ पर मतलब ये क्या है? गलत है। दूसरा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है। यहाँ पर अपचयित कौन रहा है? लेड ऑक्साइड जो है ना, अपचयित हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयित। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? सत्य होगा। और यहाँ पर देखिए कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित। हाँ, कार्बन देखिए उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित। तो कार्बन हो रहा है उपचयित और लेड ऑक्साइड जो है ना, वो क्या हो रहा है? अपचयित। तो यहाँ पर देखिए लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। मतलब ये जो ऑप्शन कौन सा है? ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे जो है ना, ए है सी, और ये है क्या? डी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, ये असत्य है, मतलब सीसा अपचयित हो रहा है? तो नहीं, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो ये क्या है? गलत हो गया। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है? नहीं, कार्बन क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब ये दोनों क्या है? असत्य हैं, और ये दोनों क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना, कार्बन क्या है? मतलब ऑप्शन सी, और यहाँ पर जो डी है ना, वो क्या है? सत्य है, और ये दोनों क्या है? असत्य है। मतलब ए और बी क्या है? असत्य है। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि यहाँ पर देखिए फेरस ऑक्साइड है। क्या है? फेरस ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम से क्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और यहाँ पर फेरस, यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है ना, फेरस से अधिक अभिक्रियाशील है, तो फेरस को हटा दे रहा है, इसके साथ क्या है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर क्या, अभी पहले ही तो बता दिए कि यह जो है ना विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए कौन सा अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया डी। समझ में आया? विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील होते हैं ना, वो कम क्रियाशील को क्या करता है? उसकी यौगिक से क्या करता है? विस्थापित कर देता है। तो देखिए इसके ही यौगिक से, मतलब फेरस ऑक्साइड से फेरस को क्या कर रहा है? देखिए अलग कर दिया ना,
तो यहाँ पर ये जो है ना एल्युमिनियम, ये ज्यादा क्रियाशील है, ताकतवर है, ये कम ताकतवर है फेरस, ठीक ना, एल्युमिनियम से। इसीलिए क्या हो रहा है, बेचारा डरे हट जा रहा है एल्युमिनियम से। ठीक है, अब अगला नंबर देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन कि लौह चूर्ण पर, कौन सा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाए। तो देखिए इसका रिएक्शन हम लिखते हैं लौह चूर्ण पर, किस पे, लौह चूर्ण। यहाँ पर इसको इस तरह से करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है कि लौह चूर्ण मतलब लोहा का चूर्ण, मतलब लोहा का चूर्ण मतलब फेरस लेना है। ठीक है, और इस पर क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं। अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर। तो यहाँ पर देखिएगा, जब ये जो फेरस जो है ना, ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। फेरस जो है ना हाइड्रोजन से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो हाइड्रोजन का क्या करेगा, हटा देगा, और यहाँ पर बनेगा FeCl2 बनेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा बच्चों। ठीक है, इस सूत्र बनाने के लिए आप लोग को और आधा अधूरा समीकरण को भी पूरा करने के लिए समझाए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए अगर इतना दिया होता हम क्या कर दिए, पूरा कर दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, उस सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस बन रहा है और आयरन क्लोराइड बन रहा है, मतलब पहला ऑप्शन क्या है, सत्य है। और ये देखिए क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तो क्लोरीन गैस कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है। और इसमें क्या है कि कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा है, ऐसा बात थोड़े, अभिक्रिया तो हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, आयरन लवण एवं जल बनता है, ये भी गलत, जल कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यह इसका क्या हो गया, पहला नंबर आंसर सही हो गया कि हाइड्रोजन गैस बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड, ये फेरस क्लोराइड है। ठीक ना, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि अभिकारक एवं उत्पाद में, क्या, अभिकारक एवं उत्पाद में, जैसे ये अभिकारक है, ये दोनों क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। तो अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक जो तत्व होते हैं उनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। या दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो अभिकारक एवं उत्पाद के जो कुल द्रव्यमान होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। और इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करते हुए क्या करते हैं हम लोग, इसे संतुलित करते हैं। तो देखिए इसका आंसर यह तरह से लिखा हुआ है कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, यह हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा। तो इसमें से कोई भी एक लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक एक है, उसके बाद यहाँ से दो, मतलब रासायनिक समीकरण जो है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण, इसका दो परिभाषा, यहाँ तक एक हो गया, मतलब जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। या बात किया जाए तो अभिक्रिया के पहले एवं उसके मतलब उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या होती है,